हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। डियर फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपके लिए पावर ग्रिड का जो 13 सितंबर को 13 अगस्त 2021 में 5:30 बजे वाली शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर डियर फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिए। और चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ब्लैंक दिया था और फिर दिया था इज मोस्टली कास्ड बाय लीकेज ओवर द इंसुलेटर्स एंड इज ऑलवेज निग्लेक्टेड इन पावर ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मतलब फैक्टर है जो पावर ट्रांसमिशन लाइन में हमेशा निग्लेक्ट किया जाता है और क्या होता है जो उस जिसके कारण क्या हो जाता है, लीकेज ओवर हो जाता है इंसुलेटर्स में। ठीक है, तो वो क्या है हमारा, वहाँ पर सही ऑप्शन था हमारा शंट कंडक्टेंस। और शंट कंडक्टेंस के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको दे देती हूँ ताकि भविष्य में कभी कोई चीज़ पूछे। तो देखिए इसके क्या क्या फैक्ट होते हैं शंट कंडक्टेंस के। एसोसिएटेड विद डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हमारे होते हैं उनको ये क्या उसकी वजह से क्या करता है, ये एसोसिएट करता है, उसको डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को एसोसिएट करता है। केबल इंसुलेशन पर लीकेज, जो हमारी लोड लाइन होती है उसके बीच इंसुलेटर के कारण क्या करता है, इंसुलेटर के कारण लाइन टू लाइन या फिर क्या करता है, लाइन टू लाइन या फिर लाइन टू ग्राउंड लॉसेस को ये क्या करता है, उनका संचालन करता है। ठीक है, ये क्या होता है, शंट कंडक्टेंस हमारा जो होता है उसके कारण ही क्या हो जाता है, जो हमारी केबल इंसुलेशन होता है उस पर लीकेज ओवर हो जाता है ओवरहेड लाइनों में, और जो क्या करता है, लाइन टू लाइन या फिर लाइन टू ग्राउंड जो लॉसेस हमारे होते हैं उनका ये क्या करता है, संचालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, स्पेसिफिक्स द प्रेफर्ड orientation in space of an orbital of given energy and shape। ठीक है, ये पूछा था कि एनर्जी एंड शेप में एक शेप में एनर्जी को जो क्या करता है, ऑर्बिटल में स्पेस करता है और जो ओरिएंटेशन करता है उसका, उसे क्या कहते हैं। तो ठीक है, उसकी स्पीशीज पूछी थी। तो कौन सा ऐसा हमारा क्वांटम नंबर है जो ये पूछा था कि जो एनर्जी को एक शेप में रखता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सही आंसर उसमें क्या था हमारा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं, देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा क्या होता है, एम होता है। चार हमारे जो क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम संख्याएं बताई गई हैं, जैसे के, एल, एम और एन, ये हमारी 4 क्वांटम संख्याएं बताई हैं। उसमें जो हमारी एम होती है उसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या होता है, हमारे और भी ऑर्बिटल होते हैं, सब ऑर्बिटल, जैसे कि एस, पी, डी, ई, एफ। ठीक है, उसमें क्या होता है, एस बराबर, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें मैंने पूरा डिटेल इसकी दी है। तो देखिए जो हमारी के, एल, एम, एन, ये 4 हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है, उसमें एम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के फर्स्ट ऑर्बिटल में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिटल में हमारा एल बराबर भी 0 होता है और एम बराबर भी 0 होता है, यानी कि उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिटल में क्या पूछा है, एक 0 होता है और एक 1 होता है, एल बराबर। ठीक है, और एम बराबर क्या होता है, 0 होता है और -1 होता है और +1 होता है, यानी कि 3 वैल्यू उसमें, यानी कि मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, 3 वैल्यू फाइंड होती हैं। तो इस तरह से एक ये फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए मैंने बताया है, आपको तीनों वैल्यू लिखी है, एम बराबर -1, 0 और +1। और थर्ड ऑर्बिट जो होता है उसमें क्या होते हैं हमारे एस, पी और डी।
तीनों होते हैं तो S बराबर तो हमारा 0 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो हमें 0 0 मिलेगा, L और M दोनों की वैल्यू, और यहाँ पर M बराबर क्या मिलता है हमें, P में मिलता है हमारा -1 0 और +1, और D में क्या मिलती है हमारी dxy dy2 और dx स्क्वायर और x इंटू जेड और dx की पावर 3 के फॉर्म में हमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनका मोमेंटेशन मिलता है। ठीक है, मोमेंटेशन इस तरह से हमें फाइंड होता है इन क्वांटम संख्याओं में। ठीक है, तो इस तरह से ये पूछ लिया था क्वेश्चन कि मुख्य जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसके बारे में पूछा था। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, जो हमारी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट पूछा था हमारा, इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है, किसके थ्रू पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, अबाउट किसमें, इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट के कंट्रोल सिस्टम में कौन सा इनकरेक्ट इसमें ऑप्शन है। तो ठीक है, उसमें हमारा टाइम वेरिएंट सिस्टम जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन था। उसमें क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है टाइम वेरिएंट सिस्टम और इन टाइम वेरिएंट सिस्टम दोनों के ही बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है। तो पहले हम टाइम वेरिएंट देख लेते हैं क्या होता है, किसी से भी नेक्स्ट एग्जाम में हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो टाइम वेरिएंट सिस्टम के बारे में पूरी नॉलेज ले लेते हैं, ये क्या होता है। टाइम वेरिएंट सिस्टम जो है हमारा कंट्रोल सिस्टम में यूज होता है, और ये कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, YT बराबर T इंटू एक्स ब्रैकेट में T, इस फंक्शन में अगर हमें कोई भी रिएक्शन फाइंड होती है तो हमारी वो क्या कहलाएगी, टाइम वेरिएंट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है, टाइम वेरिएंट सिस्टम है। ये क्या है, टाइम वेरिएंट सिस्टम कौन कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है, पैरामीटर चेंज होते हैं विद द टाइम, टाइम के साथ साथ क्या होता है, पैरामीटर्स भी उसके चेंज होते रहते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, टाइम वेरिएंट कहलाता है। और जिसकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो टाइम वेरिएंट के साथ, यानी टाइम के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो, यानी कि ऐसे कोई ग्राफ है और जैसे जैसे इधर टाइम दिया है और इधर कोई हमारा बी मान लिया वी है या आई है, तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स से चेंज हो रही है तो ये हमारी क्या कहलाएगी, टाइम वेरिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगी। और क्या नेक्स्ट इसी का फैक्ट क्या होता है, जो हमारा क्या हो ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट से रिप्रेजेंट किया जाता है किसको, टाइम वेरिएंट सिस्टम को। ठीक है, अब देखिए टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को देख लेते हैं। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है हमारा, ये होता है टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हमारा होता है YT बराबर x ब्रैकेट में T+4, यानी कि T प्लस यहाँ पर 3 भी हो सकता है, T+1 भी हो सकता है, T+5 भी हो सकता है, कुछ भी दे। यहाँ पर क्या होगा, ये कांस्टेंट नंबर होगा और यहाँ पर T होगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी फंक्शन दे सकता है x y z के फॉर्म में, और किससे सापेक्ष दिया है, y इंटू टी के फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से अगर आपको रिएक्शन फाइंड होती है तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहलाएगी वो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा ग्राफ होता है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर टाइम चेंज हो रहा है तो टाइम चेंज होगा, लेकिन उसके ग्राफ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि देख लेते हैं, जैसे कि कोई ग्राफ हमने इस तरह से बनाया है, टाइम है, टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम तो चेंज हो रहा है, बट क्या हुआ है, उसके ग्राफ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। इस तरह से कोई भी हमारा ग्राफ हो सकता है, जैसे कि टाइम चेंज हुआ और टाइम चेंज होता गया, टाइम चेंज होता गया, लेकिन क्या हुआ, ग्राफ उसका सेम मिला हमें। जैसे कि एक कांस्टेंट टाइम पे इंक्रीजिंग वैल्यू हमें फाइंड हो गई, यहाँ पर बी हो या फिर आई हो, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से जो टाइम के साथ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज ना हो, कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज ना हो, उसके पैरामीटर्स भी चेंज ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, टाइम इनवेरिएंट कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से। और क्या हो, इफ सिस्टम लीनियर हो देन इज क्या होगा, कॉल्ड लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। जब आपका सिस्टम क्या कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लीनियर फाइंड हो रही है हमें और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहलाएगी। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट की जाती है किससे, एक कांस्टेंट कोफिशिएंट
डिफरेंशियल इक्वेशन से ये हमारी क्या होती है, हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है उसमें हम डिनोट किससे करते हैं, कांस्टेंट कोएफिशिएंट से, जो क्या हो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में फाइंड हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक सीधे तार के पैरेलल में 10 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है, ठीक है। एक सीधा तार है उसमें क्या हो रही है, 10 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है, ठीक है। अब पूछा है कि 10 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है, उसके बाद अब तार को एक लूप बनाने के लिए मोड़ा जाता है, ठीक है। इसी तार को क्या किया, लूप के फॉर्म में मोड़ लिया, ठीक है। ये पूछ रहा है तो लूप का व्यास कितना होगा, ये व्यास पूछ रहा है पूरा कितना होगा, और जब उसके केंद्र पर उत्पन्न बल, इसके केंद्र पर बल दे दिया है, कितना दिया है 0.1, केंद्र पर बल 0.1 मीटर की दूरी पर ये दूरी दी है, ठीक है। यानी कि 0.1 मीटर ये क्या दे दी है, त्रिज्या दे दी है r, ठीक है, की दूरी पर एक सीधे चालक द्वारा उत्पन्न बल के समान हो, ठीक है, ये कहा है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे आप, एम्पियर रूल्स अप्लाई करेंगे। पहले आप क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन में, एम्पियर रूल्स लगाएंगे। एम्पियर रूल्स हमारा क्या होता है, देखिए अनंत सीधे तार के लिए हमारा एक रूल होता है, एम्पियर रूल क्या होता है कि फाई इंटू बी इंटू डी एल बराबर वी एल होता है। ये आपने पढ़ाई होगा, ये एम्पियर्स का लॉ होता है। ये पूछ भी सकता है, ऑप्शन में भी पूछ सकता है, या ऑप्शन वाइज ये भी पूछ सकता है कि और क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर इंटू वी होता है। इसमें क्या होता है, एल बराबर 2 पाई इंटू आर होता है, ठीक है। तो एल बराबर 2 पाई आर इंटू आर रख देंगे ये, तो हमारी ये वैल्यू हमें फाइंड हो जाती है, ठीक है। जब आप एल की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तभी आ जाएगा हमारा 2 पाई आर, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 पाई आर है, ठीक है, सॉरी मिस्टेक से लिख गया होगा। और इस तरह से ये वैल्यू जब आप एल की जगह रखेंगे, ये वैल्यू आप एल की जगह रखेंगे तो आपको 2 पाई इंटू आर इंटू वी फाइंड हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालना है। तो v की वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर, ये तो फॉर्मूला आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, ठीक है, किसमें, मैग्नेटिज्म चैप्टर में ये है। और नेक्स्ट देखिए हमें h फाइंड होता है, h इंटू या फिर इसको बोलते हैं एच एस, ठीक है, बराबर आई अपॉन 2 पाई आर, ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है, एम्पियर्स लॉ से। अब जब हम वृत्ताकार तार के लिए यानी कि वृत्ताकार तार के लिए यूज करते हैं तब हम कौन सी वैल्यू निकालते हैं, h बराबर एच सी बराबर बी अपॉन म्यू नॉट। अब बी अपॉन म्यू नॉट आया तो यहाँ पर देखिए बी अपॉन म्यू नॉट मिल गया। अब बी अपॉन म्यू नॉट बराबर आई अपॉन 2 आर, ये एक इक्वेशन बन गई, एक ये एक वो, 2 इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन देखिए, इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये थी, इक्वेशन सेकेंड हमारी ये हो गई। अब दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिया तो दोनों की वैल्यू रख दी आई अपॉन 2 पाई आर, आई अपॉन 2 पाई आर बराबर क्या कर दिया, बराबर आई अपॉन 2 आर। अब आई से आई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आर बराबर पाई इंटू आर मिल जाएगा हमें, आर बराबर पाई इंटू आर फाइंड हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, आर की वैल्यू तो दी ही है 0.1 मीटर। अब इसी को हम 0.1 मीटर वैल्यू दी है, इसको हमने यहाँ रख दिया है, पाई का मान रख दिया 3.14। अब क्या मिला हमें 0.314 मीटर मिल गया, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ गया, आर की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें जब व्यास फाइंड करना है तो व्यास की वैल्यू 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 इंटू आर रख दिया। इस तरह से हमें वैल्यू क्या मिलेगी 0.63 मीटर। ये हमारा राइट आंसर था क्वेश्चन का, जो उसमें ऑप्शन में दिया था, ठीक है। ये लगभग समथिंग क्वेश्चन आंसर हमारा निकल के आता है। इस क्वेश्चन को देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन था, और ये पूछ लिया था किसमें, पावर ग्रिड में। लेकिन आपको घबराना नहीं है, इस तरह से वो क्या किया था, हम लोगों को कंफ्यूज किया था। हमें सिर्फ ये फार्मूले पता होना चाहिए कि हमारा एक फार्मूला ये होता है और एक हमारा फार्मूला ये होता है, इन दोनों को बराबर रखना था, काट पीट के आंसर हमें तुरंत लाना था। ये मोर प्रैक्टिस से होता है डियर फ्रेंड्स। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, उतनी ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी और आप क्वेश्चन को कम टाइम में अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्या था, इन हायर वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन बियॉन्ड कितना 33 kV ए, यहाँ पर खाली स्थान दिया था, इज यूज टू मेक द कॉस्टिंग, ठीक है।
तो लागत को किफ़ायती बनाने के लिए पूछा है कि 33 kV की जो हमारी ट्रांसमिशन हायर वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती है, उसमें लागत को किफ़ायती बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ये पूछा था। तो देखिए 33 kV बियॉन्ड 33 kV, ठीक है, 33 kV से नीचे की लाइन के लिए ये पूछा था। तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं हम, 33 kV तक तो हम सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर लागत को किफ़ायती बनाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सस्पेंशन इंसुलेटर का, यानी राइट आंसर हमारा उसमें क्या था, सस्पेंशन इंसुलेटर, ठीक है। अब देखिए 33 kV से 33 kV तक की लाइन के लिए हम क्या करते हैं, सस्पेंशन इंसुलेटर यूज़ करते हैं। और देखिए 33 kV से ऊपर के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर यूज़ करते हैं। और 11 kV से 33 kV तक के लिए क्या करते हैं, स्ट्रैंड इंसुलेटर यूज करते हैं। स्ट्रैंड इंसुलेटर कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, देखिए 11 kV से 33 kV तक यूज करते हैं, रेटिंग हो गई है तो उसकी। और क्या कहाँ पर यूज करते हैं, जहाँ पर हमें ब्रिज, ट्रैफिक और रेलवे क्रॉसिंग वगैरह करानी हो, ब्रिजेस रिवर जो हैं उन पर क्रॉसिंग करानी हो, तो वहाँ पर हम कौन सा यूज करेंगे, स्ट्रैंड इंसुलेटर यूज़ करेंगे। पोल्स पर क्या लगाएंगे हम, वहाँ पर स्ट्रैंड इंसुलेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको ये रेटिंग याद रखनी है और आपको ये इतना सा डाटा याद रखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। इसकी जगह पर आपको स्ट्रैंड इंसुलेटर से क्वेश्चन बना सकता है कि आपको जहाँ पर ब्रिज के क्रॉस आर्म जहाँ पर ब्रिज को क्रॉस कराना हो, वहाँ पर आप किस टाइप का इंसुलेटर यूज़ करेंगे, तो आप वहाँ पर क्या टिक करेंगे, स्ट्रैंड इंसुलेटर टिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पेन इंसुलेटर को कहाँ पर यूज करते हैं, देखिए पोल की जो स्ट्रीट होती है उस पर रनिंग लाइन कंडक्टर को क्या करता है, धारण करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमें पोल्स के स्ट्रीट हो, कोई गली है वहाँ पर रनिंग कराना है हमें, वहाँ पर उसको, तो लाइन कंडक्टर को धारण करने के लिए, लाइन कंडक्टर को वहाँ पर असेंबल करने के लिए किसका, पेन इंसुलेटर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमने सस्पेंशन इंसुलेटर के बारे में भी आपको बताया। 33 kV से 675 kV तक आप सस्पेंशन इंसुलेटर यूज करते हैं, और ओनली 11 kV तक की लाइन के लिए आप शेकल इंसुलेटर यूज करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर स्पान बहुत ज़्यादा हो, मोर स्पान हो, वहाँ पर आप 11 kV की लाइन में क्या यूज करेंगे, शेकल इंसुलेटर यूज करेंगे। मैंने आपको चारों इंसुलेटर के बारे में बता दिया है। देखिए शेकल इंसुलेटर भी बता दिया, सस्पेंशन भी बता दिया, पिन भी बता दिया और स्ट्रैंड भी बता दिया। अब आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे आप कर लेंगे, ठीक है। इतना सा डाटा आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक ये हमारा सर्किट से क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, इस टाइप का एक सर्किट दिया था और इसमें पूछा था डिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज कितनी होगी। तो ये डिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज पूछ ली थी कितनी होगी, ये हमारा डिपेंडेंट सोर्स होता है। तो इस तरह से डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू पूछ ली थी, तो हमें कैसे फाइंड करनी थी, देखिए डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें टोटल KVL अप्लाई कर देंगे। KVL अप्लाई करेंगे तो देखिए मान लिया हमने इस तरह से क्लॉक वाइज डायरेक्शन ले ली है। आप कैसे भी ले सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ से भी KVL लगा सकते हैं, यहाँ से भी KVL लगा सकते हैं, कहीं से भी लगा दीजिए, आपके ऊपर है। बट अगर आप KVL इधर से लगाएंगे तो क्लॉकवाइज लगाएंगे तो क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ये चिन्ह का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। जो हमारे ये चिन्ह होते हैं इनका बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी चिन्ह आपने गड़बड़ किया, बस वहाँ पर सब गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए हमारा डिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज पूछा था, आप कैसे KVL अप्लाई करेंगे। तो -6 मैंने मान लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चली हूँ, तो -6 वोल्ट पहले आएगा। उसके बाद प्लस क्या है, B1 है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस B1, -5i है, ठीक है। यहाँ पर B नहीं लिखेंगे हम, 5i क्योंकि ये डिपेंडेंट सोर्स है। 5i प्लस B2 इसके अक्रॉस है, B2 लिख लिया, इक्वल टू 0, यानी कि सिग्मा क्या होता है KVL, सिग्मा V इक्वल टू 0, ठीक है। टोटल सम ऑफ नंबर ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा KVL रूल होता है। अब देखिए इसको क्या किया, 6B, ये क्या है हमारा 6B वोल्टेज है, और एक हमारा B1 है, B1 की वैल्यू रख देंगे। B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, B इक्वल टू IR एक फार्मूला होता है, ये तो आपने सुना ही होगा, ओम्स लॉ। ये हमारा B इक्वल टू IR से क्या आ जाएगा, I इंटू R, यानी कि 4I आ जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर B1 की वैल्यू रख ली,
और यहाँ पर 5i और 4i जोड़ लेंगे इंटू ये B2 की वैल्यू रख ली। B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, B2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8 इंटू आई, यहाँ पर 8 इंटू आई आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से कितना आ जाएगा, देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो टोटल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 1.2 आ गया तो हमें डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू निकालनी है। इस तरह से हमने आई की वैल्यू हमने 1.2 रख दी, तो 1.2 रख दी। इसी तरह से 12 पंजी 60 यानी कि 6 वोल्ट आंसर हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी मैंने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि वैल्यू मेरे से बाई मिस्टेक लिखी गई है या फिर 8 ही दी थी, मैं इसको थोड़ा सा देखूँगी। यहाँ पर 6 होना चाहिए, यहाँ पर 6 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 6 ओम लिखेंगे आप, तब आपको यहाँ पर सही कैलकुलेशन फाइंड होगी। आप B2 की वैल्यू 6i रखेंगे तब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए कितना आ जाएगा, 6 4 10 -5i, ये जोड़ लेंगे और इसको घटा देंगे और 6 वोल्ट इधर आ जाएगा, 95 कर देंगे, तभी आपको 5i बराबर 6 वोल्ट और i बराबर 6/5 यानी कि 1.2 फाइंड हो जाएगा। और 1.2 की वैल्यू जब आप डिपेंडेंट सोर्स 5i में रखेंगे तभी आप यहाँ पर 5 इंटू 1.2 यानी 12 पंजे 60 यानी कि 6 वोल्ट आपको आंसर फाइंड होगा। ठीक है, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, यहाँ पर हमारा 6 होगा ना कि 8 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, क्या पूछा था, ट्रांस कंडक्टेंस का सही फॉर्मूला पूछ लिया था। तो ट्रांस कंडक्टेंस का सही फॉर्मूला हमारा ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें हमारा क्या है, I/B1। ये देखिए I/B1 हमें फाइंड कैसे होता है, I/B1 ये सही आंसर था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए ये हमारा एक फिगर होता है, ये हमारा फिगर होता है, इसमें क्या होता है, इधर एक वोल्टेज सोर्स होता है, इधर एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है। ठीक है, ये नॉर्मली वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो इस तरह से RS यानी कि सेंडिंग एंड रेजिस्टेंस, और ये क्या है RI यानी कि इंटरनल इसका रेजिस्टेंस, और ये BI इसकी इंटरनल वोल्टेज। इस तरह से ये डिपेंडेंट सोर्स दे दिया, यहाँ पर आउटपुट रेजिस्टेंस दे दिया, आउटपुट करंट दे दी और लोड दे दिया। तो इस तरह से ये फिगर होते हैं, फिगर बनता है एक। इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, जहाँ पर हमारा क्या होता है, R जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू हाई होगी और आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों ही हाई होंगे, तो क्या होगा, ट्रांस कंडक्टेंस एम्प्लीफिकेशन वहाँ पर होगा। ठीक है, क्या होगा, ट्रांस कंडक्टेंस एम्प्लीफिकेशन होगा। इन 2 वैल्यू को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर हमारे दोनों ही आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस दोनों ही हाई हैं, तो ट्रांस कंडक्टेंस की फॉर्म में गेन निकालेंगे। हम गेन निकालेंगे तो आउटपुट अपान इनपुट फार्मूला होता है, आउटपुट करंट अपान इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट करंट ले ली हमने, इनपुट वोल्टेज ले लिया, ये हमारा गेन का फार्मूला मिल गया। और जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर हमारा R इनपुट रेजिस्टेंस हाई हो, किसके लिए ये हाई क्यों करते हैं इनपुट रेजिस्टेंस, प्रभावी रूप से कपल्ड वोल्टेज हमें फाइंड हो। ठीक है, इसलिए हम R इनपुट को हाई कर देते हैं। और आउटपुट रेजिस्टेंस को हाई क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा इफेक्टिव जो डेवलप्ड करंट है वो हमारी इफेक्टिव डेवलप्ड करंट टू द लोड, हमारा जो इफेक्टिव डेवलप्ड करंट है वो हमारी फाइंड हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम R आउटपुट को भी हाई कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन फिनिश हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है, एम्पलीफायर के लिए पूछा था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो उसमें इन द सर्किट द प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ
ऑफ द सोर्स एंड लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा गलत था, उसमें ऑप्शन हमारा ये गलत था। किसके लिए? एम्पलीफायर के लिए ये रॉन्ग था। इस तरह से ये सही हो जाता। अब एम्पलीफायर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एम्पलीफायर क्या होता है? देखिए, जहाँ पर हमें सिग्नल को एम्पलीफाई कराना हो यानी कि मॉडिफाई कराना हो, वहाँ पर हम एम्पलीफायर का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इट इम्प्रूव पावर गेन। ये पावर गेन के स्ट्रेंथ को क्या करता है? या तो ये स्ट्रेंथ को या फिर पावर गेन को, आप स्ट्रेंथ कह लो या पावर गेन कह लो, एक ही बात है। उसको क्या करता है? इम्प्रूव करता है। तो इस तरह से देखिए, वोल्टेज, आपको वोल्टेज का एम्पलीफाई कराना है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेंगे आप? वो इस तरह का ये हमारा एक सर्किट बनेगा। ठीक है, जिसमें हमने पीछे भी मैंने अभी आपको बताया था इससे पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में, और ये इसमें भी सेम वही वाला नेटवर्क बना है। तो देखिए, नेटवर्क में क्या करेंगे? इसमें इस सर्किट में जो इनपुट रेजिस्टेंस है और आउटपुट रेजिस्टेंस है, इन दोनों को अलग अलग हमने रखा है। देखिए, जहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस हाई हो और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो? लो हो, तो वहाँ पर क्या होगा हमारा? वहाँ पर हमारा एम्पलीफायर वोल्टेज एम्पलीफाई होगी। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा? हमारा वोल्टेज एम्पलीफाई होगी। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आप आउटपुट रेजिस्टेंस को कम रखेंगे तो वोल्टेज तो ज़्यादा मिलेगा ही, क्योंकि जब यहाँ पर देखिए बी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी कि इनपुट वोल्टेज जितना आप देंगे उतना ही आउटपुट वोल्टेज आपको फाइंड होगा। ठीक है, तो देखिए, एक इनपुट रेजिस्टेंस को हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? बी एस, यानी कि जो हम अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज वो इनपुट में, इनटू इनपुट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इस तरह से ये VDR रूल लगा दिया। VDR से VDR रूल से ये हमने फार्मूला फाइंड कर लिया। उसके बाद BS अपॉन क्या किया है? R इन से पूरे इक्वेशन को R इन से डिवाइड कर दिया। R इन मतलब इनपुट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, तो हमें किस तरह का फार्मूला मिल जाएगा? हमें इस तरह का फार्मूला फाइंड हो गया। अब ये फार्मूला हमें फाइंड हो गया, और अगर इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लिया बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन है किससे? सोर्स रेजिस्टेंस से, तो हमारी जो इनपुट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? बी इन यानी कि इनपुट वोल्टेज बराबर सोर्स वोल्टेज। ठीक है, इस तरह से बी इन बराबर BS। ठीक है, जो आपने आउटपुट पे डिपेंडेंट सोर्स की वोल्टेज है वो और इनपुट वोल्टेज है वो दोनों फाइंड हो जाएंगी, हमें बराबर मिलेंगी। ठीक है, वो दोनों ही वोल्टेज। अब V0 फाइंड करना है। V0 फाइंड करेंगे तो K इंटू VN इंटू RL, अब दोनों रेजिस्टेंस का टोटल। तो इस तरह से ये हमें इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। अब यहाँ पर RL की वैल्यू को बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन लिया है, तो K इंटू VN, ये वैल्यू हमें, ये इक्वेशन हमें आउटपुट वोल्टेज की फाइंड हो जाएगी। अब देखिए, कुछ मैंने आपके लिए एक टेबल लिख रखी है, इस टेबल से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने कॉपी पे बना लीजिए। ठीक है, इस तरह से देखिए, एम्पलीफायर क्या है? एम्पलीफायर, इधर एम्पलीफायर जो आपको एम्पलीफाई कराना है, और इधर इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, मैंने ये 4 पैरामीटर्स लिए हैं। इसमें एम्पलीफायर मान लिया वोल्टेज एम्पलीफायर है। वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस क्या है? हाई है, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है? लो है, तो वहाँ पर क्या होगा? हमारा वोल्टेज एम्पलीफायर होगा। और जहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस लो है, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई है, वहाँ पर क्या होगा? करंट एम्पलीफायर होगा। जहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस हाई है और आउटपुट दोनों ही हाई है, तो क्या हमारा? ट्रांस कंडक्टेंस होगा, ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और जहाँ पर दोनों ही वैल्यू लो हो, वहाँ पर क्या होगा? ट्रांस रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपसे वो कोई भी क्वेश्चन पूछे, पर डियर फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए आपको कुछ भी वो पूछ ले, आपको बस टिक अच्छे से करना है, क्योंकि ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बनाई है। तो इस तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो हमारी डायमेंशन होती है वो पूछी थी। तो देखिए, बिमा पूछी थी। बिमा क्या होती है? M-1 L-3
टी की पावर 3 और ए की पावर 2। ये कैसे आती है देखिए, एक रेजिस्टिविटी का फार्मूला पता होना चाहिए, रो एल आर इंटू ए अपॉन एल। आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ये फार्मूला होता है हमारा। तो अगर हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, अगर हमें रो निकालना है तो ये अपोजिट होके इसके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। सो वही हमें ये फार्मूला फाइंड हो गया। यहाँ पर रो की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या, इसकी और इसकी सबकी बीमा रख दी और ये कैंसिल आउट कर दिया, इस तरह से ये हमें फाइंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कंडक्टिविटी की एक होती है, कंडक्टिविटी की क्या होती है, 1 रेजिस्टिविटी। जब हमें रेजिस्टिविटी की हमने बीमा निकाल ली है, ये निकल के आ गई, तो कंडक्टिविटी की पूछी है उसमें क्वेश्चन में, तो कंडक्टिविटी की 1 रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की बीमा आपने नीचे रखेंगे तो ऊपर जाएगी, तो सारे जितने नीचे प्लस में होंगे चिन्ह वो माइनस में हो जाएंगे ऊपर जाके, जितने नीचे माइनस में होंगे वो सब प्लस में हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें ये बीमा फाइंड हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टेकिंग फैक्टर। देखिए डियर फ्रेंड्स, स्टेकिंग फैक्टर से इस बार क्वेश्चन पूछा था, इन मैग्नेटिक सर्किट इज फॉल्स। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट में स्टेकिंग फैक्टर के लिए कौन सा मतलब स्टेटमेंट गलत है, ये पूछा था। तो देखिए आईडी करंट लॉसेस हमारा क्या होता है, एक्चुअल में आईडी करंट लॉसेस के बारे में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें स्टेकिंग फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, तभी हम इसको सही टिक कर पाएंगे मैग्नेटिक सर्किट में कौन सा गलत होगा। तो देखिए आईडी करंट लॉसेस हमारा क्या होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ाई होगा, ईटा इंटू बी एम का होल स्क्वायर, एफ का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। अब क्या होता है, स्टेकिंग फैक्टर हमारा होता है के एस बराबर ए एन अपॉन ए जी। ए एन क्या होता है, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर। ठीक है, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये कोर का, और ये क्या होता है, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर। ठीक है, तो इस तरह से ए एन और ए जी, ये आपको फार्मूला याद रखना है। इसमें ए एन और ए जी क्या होता है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्टेकिंग फैक्टर के लिए क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द लेमिनेशन, ये लेमिनेशन की थिकनेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और क्या होता है, यूजुअली जनरली में ये 0.9 तक वैल्यू होती है किसकी, स्टेकिंग फैक्टर की, यानी कि हमेशा 1 से इसकी वैल्यू कम ही फाइंड होती है। हमें स्टेकिंग फैक्टर की वैल्यू 1 से कम ही रहेगी, 0.8 हो, 0.9 हो, 0.7 हो। ठीक है, इस तरह से ये हमारे इसके फैक्ट होते हैं। और डियर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए नमस्कार। डियर फ्रेंड्स आपको ये पावर ग्रिड का मैंने जो पेपर आपके लिए डिस्कस किया है, इसके अभी मैंने 10 क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट आपको इतनी ही क्लियरनेस के साथ मिलेंगे। क्लियरनेस के साथ क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आए हैं, हो सकता है इन्हीं में से कोई पॉइंट्स को घुमा के आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में, यानी कि यूपी पीसीएल में या एसएससी जेई में, या फिर अभी आरआरबी जेई की भी वैकेंसी आने वाली है, उसमें किसी में भी कोई भी किसी टाइप का क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, बट आपको उसका आंसर फटाक से आना चाहिए। इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन को डीपली थोड़ा सॉल्व किया है, बट टाइम के टेकिंग क्वेश्चन है, बट आपको कोई भी इन क्वेश्चनों में डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, किसी भी टाइप का इसमें कोई भी पॉइंट्स पूछ ले, आप फटाक से आंसर कर ले जाएंगे। इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्कस में क्वेश्चन को रखा है। डेली 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगी, बट अच्छे से क्लियर एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे सेशन में। इसीलिए मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन को लेकर चल रही हूँ। अगर आपको पसंद ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट मी, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट मी। आपको जैसा भी मेरा वीडियो लगा उसे आप प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि मैं उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाऊं। आपको अगर कोई कमी लग रही है तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। और डियर फ्रेंड्स अच्छे से लगे रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम चांसेस रहते हैं वैकेंसी आने के, और जो आती हैं उन्हें आप बिल्कुल ना गंवाएं। सिलेक्शन आप 100% लेके रहें, जिसके लिए आप फोकस करें उसको आप अपनी मंजिल को पाके रहें।